नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में पिछले कुछ वर्षों से मधुमेह के मामले तेजी से बढ़े हैं। पहले कहीं ना कहीं ये बीमारी बुजुर्गों में देखने को मिलती थी, लेकिन जिस तरह की हमारी जीवन शैली है, जिस तरह की हमारी दिनचर्या है, उसके कारण अब कम उम्र के लोगों में भी मधुमेह के मामले तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम मधुमेह को और भी करीब से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बीमारी के पीछे प्रमुख कारण क्या होते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इससे बचाव के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं, और खास तौर पर आयुर्वेद में किस तरह से जानकारी दी गई है मधुमेह यानी डायबिटीज के बचाव के लिए। और इस विषय पर दर्शकों हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए दो बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं। हमारे साथ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर नवीन जोशी जी हैं। डॉक्टर जोशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। और दर्शकों, हमारे साथ एक और खास मेहमान स्टूडियो में उपस्थित हैं जिन्होंने अपनी दिनचर्या में काफी कुछ परिवर्तन लाते हुए डायबिटीज यानी मधुमेह पर नियंत्रण पाया है, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। उनका स्वागत सबसे पहले कर लेते हैं। सुधांशु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो चलिए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर नवीन जोशी जी, आपसे जानना चाहूंगी, मधुमेह की ये बीमारी अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो बहुत तेजी से ये मामले बढ़ते हुए नजर आते हैं। खास तौर में भारत को कैपिटल ऑफ डायबिटीज भी कहा जाता है। ऐसे में मधुमेह क्या है और क्या प्रमुख कारण होते हैं इसके बढ़ने को लेकर? मधुमेह जो है वो रक्त में शर्करा की मात्रा एक नियंत्रित स्तर से अधिक बढ़ जाना, इसे हम मधुमेह कहते हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में हम डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। और जैसा कि भारत इसकी राजधानी है, कैपिटल के रूप में जाना जा रहा है, इसके पीछे कारण ये है कि हमारी जो रहन सहन है, हमारी जो जीवन शैली है और बदलती जो लाइफस्टाइल है, ये बहुत बड़ा इसके पीछे फैक्टर है। आयुर्वेद में इसके लिए एक सूत्र बताया गया है, आस्य सुखम स्वप्न सुखम ग्राम्य औदकानुपरसः पयांसी नवान्न पानम गुण वैकृतम प्रमेह हेतु कफकृष्ट सर्वम। यानी जब व्यक्ति जो है अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखता, यानी मुख के सुख में पड़ जाता है, यानी जो भी मिल जाए वो खा लेता है, मीठा है, जैसा भी मिल जाए, प्लस बहुत ज़्यादा लेथार्जिक जीवन व्यतीत करता है, अपने जीवन में व्यायाम को महत्व नहीं देता है। साथ साथ में हमारे यहाँ कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ कहे गए हैं, उसका लगातार निरंतर सेवन करता है। ये सभी कारण जो हैं वो प्रमेह के कारण बनते हैं। तो ये डायबिटीज़ के बारे में ये बताया गया है। और आधुनिक विज्ञान जो है इसको दो प्रकार से इसको विभाजित करता है। एक को हम डायबिटिक मेलाइटस कहते हैं और दूसरे को हम डायबिटिक इंसिपिडस कहते हैं। तो डायबिटिक मेलाइटस में रक्तगत शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और डायबिटिक इंसिपिडस एक कंडीशन होती है जिसमें कि व्यक्ति बार बार यूरिन जाता है, पॉलीयूरिया होता है, उसमें मूत्र त्याग करने की प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। सुधांशु जी, आप हमारे सामने एक उदाहरण है जिन्होंने मधुमेह पर नियंत्रण पाया है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपको किस तरह से इस बीमारी के बारे में पता चला कि आप इससे ग्रसित हैं, और शुरुआत में जब आपको पता चला तो शरीर ने किस तरह के सिग्नल्स दिए, किस तरह की आपको उस वक्त परेशानियां होती थी, किन परेशानियों से आप गुजरे? तो पहले आप अपना यही एक्सपीरियंस बताइए। मैडम, डायबिटीज़ तो शायद काफ़ी पहले से रही होगी, इंस्टेंट तो होती नहीं है, और नॉर्मली स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलता है कि हम डायबिटिक है। कुछ चीज़ें होती हैं तो उसको भी अपन इग्नोर ही करते हैं, कि जैसे एनर्जी लेवल का कम होना, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाहट भी आती है अगर काम नहीं होता है, और चूँकि लेथार्जिक हो जाते हैं तो काम होता नहीं। और फिर शायद दूसरे लोगों को, क्योंकि हमें तो अनुभव होता नहीं कि हम डायबिटिक भी हो सकते हैं, फिर दूसरे लोग सजेस्ट करते हैं कि आप डायबिटीज़ भी चेक करवा लीजिए। हमारे साथ भी सेम केस था। मैंने जब डायबिटीज़ चेक करवाई तो उस समय करीब 350 था हमारा लेवल। खैर, जब सामने रिपोर्ट आई तो थोड़ा सा डर लगा, लेकिन डर शायद वो थोड़ी समय का था, उसके बाद में भूल गए कि अरे ठीक है, मैं ऐसे ही चलेगा। उसके बाद में फिर कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होनी शुरू हुई, फिर दोबारा चेक करवाया, और दूसरे उदाहरण भी अब दूसरे जो डायबिटिक थे उनको देखने लगा कि उनके यहाँ क्या हो रहा है, वो किस तरीके से परेशान है। तो मुझे अपना फ्यूचर उसमें नज़र आने लगा कि आगे हम भी ऐसे ही होंगे। कुछ लोग पता चला कि बेहोश हो जा रहे थे, डायबिटीज़ उनकी बहुत अधिक बढ़ रही थी। मेरे को लगा अरे मैं तो रास्ते में चलता हुआ, अगर ऐसा हो गया तो कैसे होगा। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया
और उन्होंने मुझे दवा देना शुरू किया। दवा लेते गए, लेकिन उसके बावजूद भी मैडम ये समझ में नहीं आया कि मेरे को अपने आप को सही करना है। मैं ये सोच रहा जो काम करेगा डॉक्टर करेगा या जो करेगा दवाई करेगी, मुझे क्या करना। मैं अपनी लाइफ स्टाइल में एज इट इज़ जैसे था वैसे ही चल रहा था। और शायद टेंशन की लाइफ स्टाइल रहती है आजकल सभी की है, सभी भागे ही जा रहे हैं। एक्चुअल में तो हम शायद जन्म से मृत्यु की ओर भाग रहे हैं, लेकिन ये सब भूल जाते हैं। अपन तो वैसे ही भागे जा रहे हैं कुछ कमाने के चक्कर में और दुनिया भर की टेंशन्स के लिए। लेकिन कोरोना ने इसमें हमारा साथ दिया। कोरोना पीरियड में सब कुछ बंद हो गया। उस समय फिर काम करने को कुछ था नहीं, तब मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे डायबिटीज़ पे काम किया जाए अपनी। और मन में कहीं इच्छा शक्ति तो थी कि भाई ये लाइफ स्टाइल तो बहुत गड़बड़ है, तो उस पर फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया और धीमे धीमे किया। और मेन प्रॉब्लम तो होती मन की। बिल्कुल, क्योंकि सुधांशु जी उस पर भी आएंगे, क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि फिर वो बदलाव की ओर आप कैसे बढ़े। लेकिन जोशी जी, आपसे डॉक्टर जोशी ये जानना चाहेंगे, जैसे अभी सुधांशु जी ने भी कहा, लक्षण कितने महत्वपूर्ण होते हैं समझना, और कब हमें उन लक्षणों को समझते हुए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ये भी जानना चाहेंगे कि जब टेस्ट कराते हैं तो घबराना कब नहीं चाहिए, क्या इसकी लिमिट्स होती हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं? जी, डायबिटिक के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि इसमें 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीन पी इसको हम कहते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया। जो डायबिटिक के अर्लियर सिम्टम्स हैं, यानी बार बार मूत्र की प्रवृत्ति होना, जिसे हम पॉलीयूरिया कहते हैं, बार बार भूख लगना, पॉलीफेजिया, और पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लगना। तो ये कुछ साधारण सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा जैसा कि प्री डायबिटिक जो केसेस होते हैं उनको पता नहीं चलता और कई बार वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, लेकिन वो फिर भी उनमें थोड़े बहुत सिम्टम्स आते हैं। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शुगर जो है वो हम जो भी ग्रहण करते हैं वो उसका अल्टीमेट जो फाइनल प्रोडक्ट है वो शुगर है, और वो शुगर हमारी कोशिकाओं में जाता है और वहाँ उसका ऑक्सीडेशन होता है जिससे एनर्जी मिलती है। यानी हमारी कोशिकाओं को अल्टीमेट भोजन जो है वो शुगर के माध्यम से मिलता है। तो जब रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ रही है, इसका मतलब है कि कोशिकाएं भूखी रह जा रही है। यानी उनको हम भले ही भोजन ले रहे हों, हम सब कुछ ले रहे हैं, पर उनको शुगर नहीं मिल पा रहा है। तो वो भूख को वो एक लक्षण के रूप में व्यक्त करती हैं, जो थकान के रूप में आती है। जैसे कि व्यक्ति को दिन में भी उसको एक सुस्ती सी रहेगी, उसको आलस सा छाया रहेगा, उसको काम करने में मन नहीं लगेगा। ऐसे सिम्टम्स आते रहते हैं, पर वो व्यक्ति समझ नहीं पाता इस चीज़ को, क्योंकि पूरी तरह से लक्षण आ नहीं पाते हैं। तो यदि इस प्रकार के भी लक्षण आ रहे हों और अगर आपकी दिनचर्या इरेगुलर है और आप बहुत तनाव में रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करानी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर जोशी, यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि जब शुगर हम घर में नापते हैं या बाहर नपवाते हैं खाली पेट खाने के बाद, तो वो मात्रा कितनी रहनी चाहिए? देखिए, चूँकि इसकी जो मात्रा है, जब हम फास्टिंग लेते हैं, जैसे एक तो भूखे पेट, यानी हमने 24 आवर कुछ भी नहीं लिया है और हमने उसके बाद शुगर लिया है, तो ये 90 mg/dl से नीचे होनी चाहिए। लगभग इसके पैरामीटर्स थोड़े बहुत वैरी करते हैं। और फिर हम पोस्ट प्रैंडियल जिसे कहते हैं कि हमने खाना खा लिया और 1.5 से 2 घंटे के बाद, तो वो 140-130 mg/dl के आसपास होनी चाहिए। और इससे भी अच्छा एक बेहतर है, अगर जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए जो है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन एक जांच होती है, जिसमें कि एग्जैक्टली वो डायबिटिक है या नहीं इसका पता चल जाता है। क्योंकि ऐसा होता है मैडम कि अगर आपने अंगूर खा लिया या कोई मीठी चीज़ खा ली तो उस वक़्त शुगर बढ़ जाता है। ये किसी का भी बढ़ सकता है, क्योंकि रक्त में शर्करा सभी के होता है। हमारे यहाँ जो भ्रम ये है कि मुझे शुगर हो गया है, ये कहते हैं। शुगर सबको होता है, लेकिन शुगर को नियंत्रित रखना है हमने। शुगर होना बीमारी नहीं है, शुगर का नियंत्रण से बाहर जाना बीमारी है। इसीलिए हमको सीधे पहले अपनी जांच नहीं करानी चाहिए, अपने खुद से ही हमने शुगर टेस्ट कराना भी सही नहीं है। अगर आपको इस प्रकार के प्रारंभिक लक्षण आ रहे हैं तो बेहतर है कि आप चिकित्सक के पास जाएं, उनसे परामर्श लें और वो आपके लक्षणों के आधार पर देख करके डिसाइड करेंगे कि आपको शुगर टेस्ट कराना चाहिए या नहीं चाहिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर डॉक्टर जोशी ने बोली, और आपने भी कुछ वैसे ही किया कि आप भी चिकित्सक के पास गए और जब मधुमेह कंफर्म हो गया कहीं ना कहीं, उसके बाद जानना चाहेंगे सुधांशु जी कि किस तरह से फिर अब जीवन में परिवर्तन। आपने कहा कि कोविड का समय था और उस वक्त खुद पर ध्यान काफ़ी लोगों ने दिया, तो आपने उस वक्त किस तरह से अपनी दिनचर्या को परिवर्तित किया? मैम,
उस समय दिनचर्या को मैंने पूरा चेंज किया। पहले तो क्या था कि हम मन की ज़्यादा सुनते थे, मन करता था कि सोते रहो, अच्छा लगता था, सोते रहते थे। सबसे पहले तो नियंत्रण करना शुरू किया अपने मन पे कि डिसाइड कर लो ये लाइफ जीनी है या ये जीनी है। उसको ऑन द पेपर भी लिखा कि जिससे कि बार बार देखते रहें और उसको रिमाइंड करते रहें। खैर एक प्लान बना लिया मैंने कि सुबह 4 बजे उठना है, 4 बजे उठने और वो दिन है और शायद आज का दिन है। कभी कभार 19 भी सो जाता है, अदरवाइज मैंने बिल्कुल निश्चय कर लिया कि सुबह 4 बजे उठना है और 9 बजे तक, 9 से 9:30 बजे तक सो जाना है। तो वो शुरू किया मैंने। उठने के बाद में अपना नित्य कर्म करके फिर एक्सरसाइज वगैरह और जो भी योगा समझ में आए, नेट से देखा, चारों तरफ देखा कि फिर इतना समझ में आया कि जो पेट से संबंधित है, जिसमें पेट हमारा दब रहा हो, जिसमें पेट की एक्सरसाइज हो रही हो, वो मेरे पेंक्रियास पे साइड इफेक्ट डालेंगी। और वो मैंने सारे के सारे करना शुरू किया। एक डिसाइड कर लिया कि हमको टहलने के लिए कि 24 घंटे में करीब 24,000 स्टेप्स करने ही करने। कुछ काम नहीं था तो ये एक काम मिल गया, तो वो मैं कंटिन्यू करता था। खाने पीने में भी बिल्कुल चीज़ें हमने चेंज की। खाने का एक तो टाइम बिल्कुल निश्चित किया और क्या खाना है वो बिल्कुल डेफिनेट निश्चित किया। उसमें भी मैं चेक करता रहता था कि क्या खाने से हमारा ब्लड शुगर लेवल कितना हो रहा है, उसको प्रॉपर लिखता था, उसमें रिमार्क में डालता था। अगर अधिक बढ़ा तो रिमार्क में डाला कि आज ये खाया है, ठीक हुआ तब भी रिमार्क में डाला कि ये खाया। तो इस तरीके, अच्छा जैसे दूध की चाय पीते थे नॉर्मली, वो तो तब से आज तक मैंने बिल्कुल बंद ही कर दी है। अपने ऊपर प्रयोग किए, दालचीनी की चाय पी, मेथी दाना रात में सोख कर देते हैं, पानी में छोड़ देते हैं, सुबह उठ करके उसे खाते हैं। नाश्ते में तला भुना खाते थे, बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन फिर उसको चेंज किया मैंने। मैं ड्राई फ्रूट्स भिगो देता हूँ रात में, सुबह नाश्ते में उनको लेता हूँ। खाने में जैसे मैंने बताया कि तला भुना अच्छा लगता था, लेकिन अब मरता क्या नहीं करता, तो उसको मैंने चेंज किया और मैंने सलाद पे ज़्यादा ध्यान दिया। चारों तरफ देखा कि सलाद वगैरह खाना चाहिए, तो मैंने अपनी डाइट में 40% तक उस समय सलाद पे काम किया। सलाद खाया और आलू तो पहले सब कुछ छोड़ ही दिया था, जो दिक्कत वाली चीज़ थी। लेकिन आज की डेट में मैं जो घर में बनता है वो नॉर्मली वो खा ही लेता हूँ, लेकिन ये है कि क्वांटिटी अपने हिसाब से लेता हूँ। दिन में जो कुछ करना हुआ वो किया, शाम को फिर हल्का ही भोजन किया। और भोजन में एक चीज़ और की हमने, कहीं मैंने पढ़ा था, अब कितना सही है वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे, कि जैसे जैसे सूरज ढलता है या सूरज निकलता है उस समय हमारी जठराग्नि तीव्र होती है और जो भी हम खाते हैं वो या तो खाना हमारा डाइजेस्ट होगा, पचेगा, या फिर फर्मेंटेशन होगा, सड़ेगा। और पचने के लिए जठराग्नि का तीव्र होना जरूरी है। तो मैं शाम को 5 साढ़े 5 बजे भोजन कर ही लेता हूँ, उसके बाद में कुछ भी नहीं खाता हूँ। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स जो मेरी समझ में बिखरे पड़े हैं, आप कहीं से भी पता कर सकते हैं गूगल में, केवल फॉलो करने की ज़रूरत है। वो सारे के सारे मैंने फॉलो किए और कंटिन्यू मॉनिटर किया। उस समय तो मैडम मेरे को इतना अपने ऊपर विश्वास था कि अगर मैं अभी चेक करूं तो मेरा डायबिटीज़ कितना होना चाहिए, और वो 10-15 आगे पीछे होता तो उससे ज़्यादा नहीं होता था। क्योंकि मैं दिन में कुछ करने को नहीं था, तो ये 9-9, 10-10 बार डायबिटीज़ चेक करके और लिखता था। इतना कॉन्फिडेंस आ गया था। बिल्कुल। और तो उस तरह की दिनचर्या के बाद बदलाव किस तरह से देखने को मिले, इस पर भी आएंगे। डॉक्टर जोशी, जिस तरह से भी सुधांशु जी ने भी बताया कि दिनचर्या परिवर्तन और खास तौर पर खान पान, तो शुगर पेशेंट को, डायबिटीज़ वाले जो व्यक्ति हैं, उनको किस तरह की दिनचर्या खास तौर पर अपनानी चाहिए और खाना कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह का खाना, कब कब खाना? क्योंकि मैंने पहले बताया कि इसके जो कारण हैं उनमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो लाइफस्टाइल है। मैंने उसके सूत्र भी आपको बताया। तो निश्चित है कि उसके विपरीत अगर हम काम करते हैं, यानी हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं, यदि हम व्यायाम करते हैं, चलते हैं, पैदल चलते हैं, तो हमारी जो कोशिकाएं हैं वो थकती हैं, वो थकती हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को अंदर लेती हैं। तो जब वो ग्लूकोज को अंदर लेती हैं तो शुगर, रक्त की शर्करा अपने आप कम हो जाती है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, जैसा कि अभी भाई साहब बता रहे थे, कि योग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। योग के कुछ आसन हैं जिनमें मंडूकासन एक आसन होता है
जिसमें कि हम दोनों हाथों को अपने पैंक्रियाज के पास रखते हुए और फिर आगे की तरफ झुकते हैं, तो जिससे हमारा पैंक्रियाज दबता है। तो ये मंडूकासन का अभ्यास है, सूर्य नमस्कार का अभ्यास है, ये हमको अंदर हमारी कोशिकाओं को थकाते हैं, जिससे कि हमारी जो रक्तगत शर्करा है, चूँकि वो रक्त से नीचे कोशिकाओं की तरफ जाती हैं, तो निश्चित है कि उनमें नियंत्रण हो जाता है। इसके अलावा जो भोजन है हमारा, हम क्या ले रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे आहार में ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, चाहे हम चावल ले रहे हों, चाहे हम रोटी ले रहे हों, हर चीज़ का अपना एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। यदि अपने हम किचन से उन आहार को अधिक लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का भोजन जाएगा, जो हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो कम होने के कारण रक्तगत शर्करा को तो नहीं बढ़ाएगा, लेकिन हमें एनर्जी पूरी देगा। तो इस प्रकार के आहार विहार और जीवन शैली और योग, इनको अपना करके हम काफ़ी हद तक अपने शुगर को नियंत्रित रख सकते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे सर कि किस तरह से जब आपने अपनी दिनचर्या में परिवर्तन किया, खान पान में आपने बताया कि आप शाम को जल्दी खाना खा लेते थे, तो फिर किस तरह के सकारात्मक बदलाव देखने को मिले, और आप शुगर भी अपना बार बार चेक करते थे, तो कैसे फिर आगे चीज़ें बेहतर होती गई? मैडम, हमारा तो रिजल्ट बता रहा था, और वो मशीन मैंने नहीं बनाई थी, वो तो ऑब्वियस है। जो पहले ज़्यादा बताती थी वही कम बताने लगी। अंदर से खुशी होती थी, अच्छा लगता था। जब अच्छा लगता था तो फिर उसको मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू कर दिया और अपनी लाइफ स्टाइल ही वो बना ली, और उसके रिजल्ट है। अच्छा, एक चीज़ और मैडम इसमें विशेष महत्वपूर्ण है कि मन, क्योंकि टेंशन अगर हम करेंगे तो टेंशन से पता नहीं कौन कौन से स्राव अंदर होते हैं जो कि हमारे शरीर को गड़बड़ करते हैं। उसका एक बड़ा छोटा सा उदाहरण मैं बताऊं कि अगर आप गुस्सा हो रहे हैं, सपोज, गुस्सा तो मन से ही हो रहे होंगे ना, लेकिन उसका इफेक्ट देखिए शरीर पे तुरंत होता है, पूरा शरीर झंझनाता है। आप ढंग से देखिए तो पता नहीं क्या क्या होता है, एकदम उत्तेजना, गर्मी, और फिर हम क्रोलिंग करते हैं। मतलब टेंशन किसकी वजह से हुआ, उसी को बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, और टेंशन पे टेंशन, टेंशन पे टेंशन, और बिल्कुल लाल पीले होते जाते हैं। ये सारा का सारा मन में जागृत हुआ और परिलक्षित शरीर पे हुआ। सेकेंड फेज की बात करें तो मेरे को ये चीज़ समझ में आई। अच्छा, कुछ हमारा काम ऐसा था जो शायद टेंशन वाला था, तो उसको फिर मैंने ध्यान सीखा। हमें एक जगह 10 दिन का शिविर करने को मिला, तो उस समय मैं पूरी तरीके से सबसे कटा हुआ था। इवन देन मोबाइल भी हमारा जमा था, किसी से बात नहीं करनी थी। बात मीन्स मुंह से नहीं, आंखों से भी बात नहीं करनी थी। इस सारे, तभी तो आप अंदर की यात्रा करेंगे, अपने मन को समझेंगे, और उससे बहुत अधिक मेरे को फ़ायदा हुआ। हमने चीज़ों को समझना शुरू किया, हमारा मन किस तरीके से काम करता है। अब आप देखिए कितना अजीब सा सिस्टम है। ये शरीर भी हमारा है, मन भी हमारा है। शरीर में हम डायबिटिक हैं, हमें रसगुल्ला नहीं खाना चाहिए। मन कह रहा है कि यार थोड़ा सा तो खा लो, अरे खा के तो देखो यार, कुछ नहीं होता है। अब क्या करे आदमी, और नॉर्मली यही होता है कि मन की बात मान करके फिर हम उसी लाइफ स्टाइल में, उसी दलदल में घुसते जाते हैं। तो हमने मन को पढ़ना शुरू किया, मन को देखना शुरू किया, मन को समझना शुरू किया, और ये मन और शरीर दोनों के प्रपंच को थोड़ा सा समझा। और वो समझना आपको ध्यान से आता है। और आज की डेट में मैं सुबह शाम 1 घंटे का ध्यान करता ही करता हूँ, एकांत में। उन्हीं चीज़ों को अपने आप अंदर देखता हूँ, अंदर झाँकता हूँ, तो इससे हमारा मन शांत होना शुरू हुआ। अंदर से अनुभव जो होता है, जो अनुभूति होती है, वो केवल हमारी होती है, और वो आपको केवल करके ही आएगा। जैसे मैं बोल भी रहा हूँ तो शायद वो मैसेज ना पहुँचे, लेकिन इतना जरूर पहुंचेगा कि ये करके देखेंगे तो उसका बेनिफिट होगा, बिल्कुल परिणाम मिलेंगे। डॉक्टर जोशी, जिस तरह से अभी सुधांशु जी ने भी बोला कि मन को संयमित रखना, स्ट्रेस आजकल के जीवन में इतना है कि कहीं ना कहीं वो भी बहुत बड़ा कारक होता है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ और स्ट्रेस, इसका क्या रिलेशन है, और जो आजकल कम उम्र के लोगों में डायबिटीज़ की अब जो ये बीमारी है बहुत देखने को मिलती है, तो ऐसा क्यों है? तो ये प्रसन्नात्मेंद्रिय मन स्वस्थम इति मीरियते, कहा गया है कि आपका मन, आत्मा और इंद्रियां प्रसन्न होनी चाहिए, यानी कि स्ट्रेस फ्री। तो आजकल का जो युग है, आप देखेंगे
बचपन से ही कहीं ना कहीं तनाव है। हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई से लेकर के हर जगह देखें तो हम स्क्रीन के टच में हैं, कंप्यूटर्स के सामने बैठे रहते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अधिकांश समय बच्चों को देखिए तो वो मोबाइल पर बैठे रहते हैं। और जो फास्ट फूड है और खाने में पिज्ज़ा है, बर्गर है, इस प्रकार के हम अपने देसी आहार से दूर होते चले जा रहे हैं। जो हमारी किचन है उसे रसोई के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज हम बाहर से इन चीज़ों को लेके खा रहे हैं। तो ये बचपन से ये सब चीज़ें जो हमारी लाइफस्टाइल में आ रही है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में आता है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और जो ओबेसिटी है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हमारे अर्लियर जो है लाइफस्टाइल, जो अर्लियर एज ऑफ द जो लिविंग बीइंग है वहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत को कैपिटल ऑफ द डायबिटिक्स कहा जा रहा है, क्योंकि चूँकि हमारा देश सबसे बड़ा युवाओं का देश है, और अधिकांश युवा जो हैं वो इस प्रकार से इसके चक्रव्यूह में आ रहे हैं, इस डिसऑर्डर के चक्रव्यूह में आ रहे हैं। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ अपने आप में बहुत सारे रोगों का कारण बनता है। जो डायबिटिक होते हैं उनमें हाइपरटेंशन की संभावना बढ़ जाती है, उनमें हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, उनमें जो है आई से रिलेटेड से कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं इसके, उनमें किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की संभावना बढ़ जाती है, उनमें देखने से ज़्यादा से संबंधित समस्याओं की बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। जैसा कि सुधांशु जी बता रहे थे कि मन का नियंत्रण बहुत आवश्यक है, क्योंकि तनाव जो है वो हमारे जीवन शैली का एक हिस्सा है। तो यदि आप अपनी तनाव को दूर करते हैं, उसके लिए योग साधना है, प्राणायाम का अभ्यास है, प्लस जो आप ध्यान करते हैं, ये सभी चीज़ें हमें तनाव से दूर रखती है। तनाव उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन हमें इसके साथ साथ अपने आहार पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, जो आज के समय में थोड़ा सा इस पे बचपन से ही ये चीज़ें दूर होती जा रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 3 इसमें जो मेन इसके हम कह सकते हैं ट्राइपॉड्स हैं, 3 जो स्तंभ हैं इसके, एक तो आहार है, दूसरा जो है वो व्यायाम है, और तीसरा यदि आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो नियंत्रण में करने के लिए चाहे आप आयुर्वेदिक औषधि लें, चाहे आप एलोपैथिक मेडिसिन्स लें, कोई भी पद्धति की आप दवा लें, या आप डाइट से उसको रेगुलेट करें, आहार भी औषधि है, लेकिन आपका शुगर नियंत्रण में होना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आहार की आपने यहाँ पर बात की, हम चाहेंगे आप दर्शकों को भी बताएं कि अपनी रोज़मर्रा के जीवन में कौन कौन से वो मुख्य आहार हैं जिन्हें शामिल हमें करना चाहिए, कौन कौन से फल हैं जिन्हें खाना चाहिए या जिन्हें नहीं खाना चाहिए, तो थोड़ा सा आप इस पर भी प्रकाश डालिए। देखिए, हमारे देश में बहुत प्राचीन का समय से ही गाँवों में जो है मोटे अन्न को प्रयोग किया जाता था, जिसे श्री अन्न भी कहते हैं। भारत सरकार इसको बहुत प्रमोट कर रही है। मिलेट्स जिसे हम कहते हैं, मड़वा है, जैसे पहाड़, या उत्तराखंड जो है वो पहाड़ी एक राज्य है, और यहाँ पर हमारे यहाँ कोदो है, मड़वा है, ये काफ़ी होते थे। पहले लोग नहीं खाते थे इसको, ये कहते कि अरे ये तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, इसमें कोई एनर्जी नहीं होती। लेकिन अब जो है समझ में आ रहा है कि इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये लो है, और ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, हम बहुत समय से अपने किचन में मसालों का प्रयोग करते आ रहे हैं। हमारी किचन जो है वो स्वयं अपने आप में एक औषधि की शाला है, जिसमें मेथी बहुत इंपॉर्टेंट है, करेला जो हम अपने आहार में लेते रहे हैं, सब्जियों में लेते हैं, ये जितने भी तिक्त कषाय, जो रस प्रधान जितने भी द्रव्य होते हैं, चाहे वो मसालों में पड़ते हों, चाहे वो हम लोग उसको औषधियों में लेते हों, वो सारों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। ये सब हमारी रक्तगत शर्करा को नियंत्रण करने का काम करते हैं। जैसे मैं कुछ और आपको उदाहरण बताऊं, जैसे हमारे यहाँ बिल्व पत्र है, ऐसे ही हमारे यहाँ नीम का पत्र है, ऐसे ही हमारे यहाँ जामुन की गुठली का पाउडर है, ऐसे ही जो है हमारे यहाँ करेले का बीज का पाउडर है। ये सब जो है हमारी रक्तगत शर्करा को नियंत्रित करती हैं। तो हम इनको जो औषधि के रूप में जो मैंने द्रव्य बताए, इनको आप किसी वैद्य के या आयुर्वेदाचार्य के परामर्श में ले सकते हैं। और जो किचन में हम अपने जो मसालों का प्रयोग कर रहे हैं, और वो निश्चित रूप से उनका हमारे शुगर लेवल को कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिल्कुल। सुधांशु जी, आप एक बहुत अच्छा, बहुत उम्दा उदाहरण है हमारे सामने, जिन्होंने अपनी मधुमेह पर नियंत्रण पाया है। क्या सलाह आप खासतौर पर युवाओं को, और वो लोग भी जो हाई टेंडेंसी है, जिनको हाई ब्लड शुगर की, क्या एक सलाह देना चाहेंगे? देखिए, अगर आपको अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है तो उसको अपनाना ही है, और उसके लिए मन को थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और उसका करने के तरीके हैं। ठीक है, आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, छोटे छोटे कर सकते ना। आप डिसाइड कीजिए कि मुझे ये करना है।
जैसे मैंने कहा कि मैं 4 बजे उठता हूँ, आप डिसाइड कीजिए हम 6 बजे उठते हैं, लेकिन उसको आप फॉलो ही करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तो आपका विल पावर स्ट्रांग होगी। और फिर विल पावर स्ट्रांग होगी तो जो आप डिसाइड करेंगे, जैसी लाइफ स्टाइल चाहेंगे, जो और लाइफ के स्टाइल के लाइफ में जो करना चाहेंगे वो आप करते ही जाएंगे। तो मेरा तो दर्शकों को यही अनुरोध है कि आप इसकी कॉम्प्लिकेशन समझिए। ये आपके रक्त में ब्लड शुगर अधिक है, जो कि और पूरे शरीर में अंग प्रत्यंग में ये रक्त बह रहा है, जो कि एक तरीके से डॉक्टर साहब दूषित भी कह सकते हैं कि जब अधिक शुगर है उसमें तो, और वो जब दूषित रक्त बह रहा है तो आपके अंग प्रत्यंग को डैमेज कर रहा है। हमें पता चले ना चले, पता तो तब चलेगा जब ऑर्गन फेल होगा, उसके पहले कहाँ पता चलता है। तो आप उसको इस तरीके से धीमे धीमे अपनी विल पावर के थ्रू कंट्रोल कीजिए और अच्छी लाइफ स्टाइल दीजिए। अरे भाई वो तो अच्छा ही है कि आप सुबह जल्दी उठें, अच्छा ही है कि आप अच्छा भोजन खाएं, अच्छा ही है कि फास्ट फूड ना खाएं। और अगर डायबिटीज़ की वजह से नहीं खा रहे हैं तो इसमें कहाँ बुराई है, ये तो और भी अच्छा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी शुगर की बीमारी देखने को मिलती है, तो इसका कारण क्या बताया जाता है? जी, 2 प्रकार के डायबिटिक होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं। एक तो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं और एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं वो जुवेनाइल होते हैं, यानी कि आप यूँ समझिए कि उनके पैंक्रियाज में, क्योंकि हमारा जो इंसुलिन है और ग्लूकागॉन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डायबिटीज़ का। तो यदि मान लीजिए कि बचपन से ही जो है पैंक्रियाज के बीटा सेल्स इंसुलिन को नहीं बनाने में समर्थ हैं, या बीटा सेल्स हैं ही नहीं, वो हैं डैमेज्ड हैं पूरा, या आए हैं ही नहीं वो, तो ऐसे में इंसुलिन पहले से ही लेना पड़ता है। उनको जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं। हमारे आयुर्वेद में भी जातः प्रमेही कहा गया है इनको, यानी कि वो जन्मजात डायबिटिक हैं। तो ऐसे तो एक कैटेगरी में आ गए, वो उनको लाइफस्टाइल या उनसे उनका कोई संबंध नहीं है, वो थ्रू आउट लाइफ वो अपना इंसुलिन लेते हैं। दूसरा एक होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस, यानी कि वो इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं है। कई में इंसुलिन बनता है, बीटा सेल इंसुलिन बनाता है, लेकिन वो बीटा सेल्स के बनाए हुए इंसुलिन रेसिस्ट हो जाते हैं, यानी इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता, जिस कारण वो शर्करा को अंदर कोशिकाओं तक नहीं पहुंचा पाता। तो एक तो वहाँ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कईयों में ऐसा होता है कि जो है उसका लेवल घट जाता है, या फिर कईयों में कोशिका तो है पर वो कोशिका शांत पड़ी हुई है, वो उसको सिक्रीट नहीं कर पा रही है। तो इन सभी जो कैटेगरीज़ हैं उनमें हमारी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। लेकिन कई बार हमें ये भी देखना होता है कि लाइफस्टाइल सब कुछ ठीक किया हमने, फिर भी हमारी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि फिर ऐसे में आप केवल लाइफस्टाइल के भरोसे ना रहें, आपको वहाँ पर अपने चिकित्सक के पास परामर्श लेकर के आपको औषधि भी लेना है। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप लाइफस्टाइल बहुत अच्छी कर रहे हैं और आपने दवाइयाँ जो है छोड़ दी और आपका शुगर बढ़ गया। तो ये भी नहीं करना है हमने ये अपने चिकित्सक से परामर्श लेके ही करना है। और एक और चीज़, हमें खुद अपना शुगर चेक करके बार बार चेक करके नहीं देखना है। ये हमने उसके लिए भी अपने चिकित्सक से परामर्श लेना है जब वो बताते हैं, क्योंकि इसमें ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी होता है। आप डायबिटिक हैं कि नहीं एक्चुअली ये डिसाइड करना डॉक्टर का काम है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता है डिसाइड। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों के लिए बेहतर ये है कि आप एक कंसर्न डायबिटोलॉजिस्ट से मिलें या आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलें। बिल्कुल। तो डॉक्टर जोशी और सुधांशु जी, आप दोनों ने समय निकाला, हमारे कार्यक्रम में आए और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और अपने अनुभव साझा किए मधुमेह को लेकर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी कि किस प्रकार अपनी दिनचर्या में बदलाव करके और अच्छा खान पान, खासतौर पर मोटा अनाज, फ्री अन्न का ग्रहण करके किस तरह से डिस्ट्रेस रहकर आप इस बीमारी को नियंत्रण में रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का संजीवनी का हमारा ये भाग पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।